नमस्कार साथियों। चैप्टर 1 आर्म्स एक्ट का हमने पढ़ लिया था। आज चैप्टर 2 से शुरुआत करते हैं कि फायर आर्म्स और गोला बारूद का एक्विजिशन हो सकता है, पजेशन, विनिर्माण करना, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो जितने भी फायर आर्म्स गोला बारूद है उनके संबंध में आप यहाँ लाइसेंस के प्रोविजन पढ़ेंगे कि हर चीज के लिए लाइसेंस की बात करेगा, अनुज्ञप्ति की बात करेगा कि आपको अनुज्ञप्ति किस किस के लिए लेनी है। जहां नहीं लेते हो वो चीज आगे जाके अपराध बनेगी। ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना समझना, क्योंकि आप जब आगे जाकर पूरा कोर्स पढ़ने के बाद चार्ज फ्रेमिंग का काम सीखोगे, जो आपके मेंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज फ्रेमिंग, क्योंकि एपीओ का काम ही क्या होता है कि कोर्ट के अंदर चार्ज फ्रेम करवाना होता है। तो चार्ज में यहाँ पर 3/25 धारा, 4/25 धारा ऐसे सेक्शंस लगेंगे। तो आप इस सेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, तभी जाके आप आगे जाके चार्ज फ्रेमिंग कर पाओगे। ठीक है, क्लासें थोड़ी डिले से आ रही है। मैंने आपको रीजन बता रखा है कि जेलो इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा समय स्पेंड कर रहे हैं। 15 तारीख तक का हमें दिक्कत है, उसके बाद हम बहुत अच्छी तरह से क्लासें एक स्पीड में कवर करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ चारों नए एक्ट हैं, एक्साइज एक्ट आपको, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट और एफटीएससी एक्ट, चारों एक्ट आपको मार्च मार्च में फ्री करवा देंगे अप्रैल के अंदर, और माइनर एक्ट फ्री करके और मई से मेजर एक्ट शुरू कर देंगे। ऐसी प्लानिंग्स पर हम काम कर रहे हैं। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इसको लेके आप बेफिक्र रहो। तो अग्ना युद्ध फायर आर्म्स और गोला बारूद के अर्जन के, अर्जन मतलब एक्वाजिशन, और कब्जे के लिए आपको अनुज्ञप्ति लेनी। अनुज्ञप्ति का सीधा सा मतलब है लाइसेंस। ठीक है, इंग्लिश टर्म्स यूज करना अनुज्ञप्ति के लिए अच्छे से याद होगा। तो अग्नायुद्ध, गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए आपको अनुज्ञप्ति लेनी होगी। तो कोई भी व्यक्ति अग्नायुद्ध या गोला बारूद को तब तक न तो अर्जित करेगा, न ही अपने कब्जे में रखेगा, ना तो उसके एक्विजिशन करनी है, किसी से अर्जित करना है, न ही अपने कब्जे में रखना है, न ही साथ में लेकर कहीं पर चलना है, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए रूल्स, तो इसके आर्म्स रूल 2016 के बने हुए। तो इस अधिनियम और उसके रूल के अनुसार जो लाइसेंस अनुज्ञप्ति लेना जरूरी होता है। तो जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो तब तक ना तो आप किसी प्रकार के हथियार लेके चले, ना गोला बारूद लेके चले। परंतु ऐसा नहीं कि हमेशा हथियार का लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति हथियार लेके चलेगा। कोई अन्य व्यक्ति को भी ये परंतु कवर करता है कि कोई व्यक्ति है जिसके खुद के पास तो लाइसेंस नहीं है। ठीक है, उसके पास तो क्या है, यहाँ पर अनुज्ञप्ति धारित किए बिना मतलब लाइसेंस नहीं है। कोई अग्नायुध या फायर आर्म से या गोला बारूद को मरम्मत के लिए, किसके लिए लेके जा रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयरिंग। ठीक है, मेरे पिताजी है 60 साल के वृद्ध हैं, उनके नाम से बंदूक की लाइसेंस है, मैं उनकी बंदूक को मरम्मत के लिए कहीं पर जो भी डीलर, आर्म्स डीलर होते हैं, उनके पास लेके जा रहा हूं, तो मैं मरम्मत के लिए ले जा सकता हूं। लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए हर साल लाइसेंस पर एक फीस लगती है, 2500 रुपये, 5000 रुपये अलग अलग गन्स के लिए होती है। छोटी जो 12 बोर गन होती है उसके लिए 2500 होती है, राइफल के लिए आप देखोगे तो 5000 रुपये तक सालाना फीस होती है। 2-2 साल में रिन्यू कराना होता है। तो हर साल रिन्यू कराने के लिए ले जा सकते हैं, तब भी गन लेके जानी पड़ती है और साथ में आपको लाइसेंस लेके जाना पड़ता है। दोबारा समझना, सब सेक्शन 1 कवर कर रहा हूं पहले, कि कोई भी व्यक्ति ना तो फायर आर्म्स लेके चलेगा, ना गोला बारूद, ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा, न ही लेकर चलना जब तक कि उसके पास उस गन का लाइसेंस ना हो या उस गोला बारूद को रखने का लाइसेंस ना हो। परंतु कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, फायर आर्म्स या गोला बारूद को रिपेयर के पर्पज से लेकर जा सकता है, या लाइसेंस को रिन्यू करवाने के पर्पज से लेके जा सकता है, या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को जिसके भी नाम का लाइसेंस है उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए। ठीक है, मेरे पिताजी कहीं जा रहे हैं और उनको सुरक्षा के लिए मैं साथ में उनकी ही बंदूक लाइसेंस की उनके साथ ही कंधे पर टांग के चल रहा हूं, तो ये चीज भी यहाँ वैलिड कर रहा है कि एक तो आप रिपेयरिंग के लिए ले जा सकते हो, एक रिन्यू लाइसेंस का रिन्यू करवाने के लिए गन ले जा सकते हो, और दूसरा जो अनुज्ञप्ति का धारक है जिसके नाम से लाइसेंस है, लाइसेंसधारी के द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए, या तो उसकी अनुज्ञप्ति धारक की उपस्थिति में उसके साथ में चलता हुआ गन लेके चलूंगा, या उसने मेरे को रिटर्न में प्राधिकार दिया है कि
आप इस गन को ले जाकर रिपेयर करवा के ले आओ, या इसको रिन्यू करवा के ले आओ, या इसको मेरे उपयोग के लिए तुम मेरे साथ रहोगे और लेके चलोगे हमेशा। ऐसा अगर उसने मेरे को रिटर्न में प्राधिकार दे रखा है या उसकी उपस्थिति में मैं गन लेकर चल रहा हूं, तो ऐसा करना मेरे लिए बिना लाइसेंस के भी वैलिड माना जाएगा। वहन कर सकूंगा, वहन करना एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। तो गन वही रखेगा जिसके पास लाइसेंस है, वही उसको एक एक्वाइज कर सकता है, अर्जित कर सकता है, पोजीशन में रख सकता है और लेकर चल सकता है जिसके पास लाइसेंस है। पर बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को परमिशन है 3 चीजों की। वो परमिशन भी किस अवस्था में है कि पहली तो आप रिपेयर करने के लिए ले जा सकते हो, दूसरी रिन्यू करने के लिए ले जा सकते हो, तीसरा उस लाइसेंसधारी के उपयोग में लाने के लिए उसके या तो उसकी उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार से आप उसको लेकर चल सकते हो। ये सब क्लोज 1 बात करता है धारा 3 का। सब क्लोज 2 क्या बात करता है कि धारा 3 में एक बात लिखी हुई है उसको छोड़कर, धारा 3 में उपधारा 3 में क्या बात लिखी हुई है, उपधारा 3 में एक बात लिखी हुई है कि जो भी पिस्टल चलाने और सिखाने के लिए, राइफल चलाने के लिए एक क्लब बना होता है, राइफल क्लब होगा, राइफल एसोसिएशन होगी, जहां पर आप निशानेबाजी सीखते हो या आप गन चलाना सीखते हो। जैसे आप आमतौर पर देखते हो कि कार चलाने के लिए भी एक लाइसेंसधारी कार चलाना सिखाता है हमें। वो उसके पास कार होती है, दोनों साइड ब्रेक वगैरह का सिस्टम होता है, तो वो हमें कार लाइसेंस पर कार चलाना सिखाता है। उनके पास कार चलाना सिखाने का एक लाइसेंस होता है और हम उससे कार चलाना महीने 2 महीने में सीखते हैं, फिर अपनी कार चलाने लगते हैं। ठीक ऐसा ही आपको गन चलाने के लिए भी कई क्लब है, चाहे तो आप निशानेबाजी के लिए जा सकते हो उन क्लबों में, या आप गन चलाना उन क्लब में जाके सीख सकते हो। तो जो भी राइफल क्लब है या एयर क्लब है, उनके अंदर एक लाइसेंस पर एक से ज्यादा हथियार रखने की परमिशन होती है। तो धारा 3 में क्या बता रखा, उस लाइसेंस शुदा व्यक्ति के पास जिसके पास क्लब है, तो उसको छोड़कर जो धारा 3 में मैंने बताया कि जो राइफल क्लब है या हथियार चलाना सिखाते हैं, उन लोगों को छोड़ के उनके सिवाय कोई व्यक्ति एक ही समय में 2 से ज्यादा फायर आर्म्स न तो अर्जित करेगा, न कब्जे में रखेगा, न लेकर चलेगा। ये सिस्टम क्या होता है कि एक लाइसेंस है, जैसे ये मैं इस लाइसेंस की बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक गन का लाइसेंस है, और गन का लाइसेंस है जैसे 315.315, इसको राइफल बोलते हैं, ये एक गन का लाइसेंस होता है। अब आप इस बंदूक को लेके लेने जाओगे तो ये बंदूक कम से कम 4.5 फीट की बंदूक होती है, इतनी बड़ी बंदूक होती है। कितनी लंबाई है, 4.5 फीट की। और आपने लाइसेंस क्यों लिया है कि आपकी सेफ्टी के लिए लिया है, तो हर वक्त आप कंधे पे तांग के 5 फीट की बंदूक नहीं चल सकते। चलोगे तो एक दिन आपका कंधा आपका साथ देना बंद कर देगा। तो इसी लाइसेंस पर एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है कि इसी लाइसेंस पर आप दूसरी चीज रख सकते हो, पिस्टल। पिस्टल बहुत छोटी सी चीज होती है जो आपकी कमर में टांग लो, इतनी सी छोटी सी चीज है, या आप रिवॉल्वर ले लो इसी लाइसेंस पे। तो एक लाइसेंस पे 2 गने रखने का रूल्स है। ये 2019 के बाद 2 गन कर दी, इससे पहले 3 गन का लाइसेंस का सिस्टम था कि एक लाइसेंस पे आप 2 गन कैरी, पहले 3 गन कैरी कर सकते थे, 2019 के बाद हमें 2 ही गन याद रखनी है कि एक लाइसेंस पे 2 गन कैरी कर सकते हैं। एक बड़ी गन रख लो, एक छोटी गन रख लो। बड़ी गन इसलिए कि घर में आप सेफ्टी पर्पज से यूज कर लो। बड़ी गन होती है, उसकी मारक क्षमता अच्छी होती है, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। एक आप पिस्टल रख सकते हो जो आप कभी भी 24 घंटे खुद के साथ टांग के घूम सकते हो। जैसे पुलिस वालों को आप देखते हो तो पुलिस में जो एसआई सीआई रैंक के अधिकारी होते हैं, वो अपनी बेल्ट के यहाँ एक कवर में पिस्टल रखते हैं। छोटी सी पिस्टल होती है, पिस्टल का एक आधे फीट की पिस्टल होती है, ज्यादा वजन भी नहीं होता, 1 से 1.5 किलो वजन की होती है। जबकि राइफल बहुत बड़ी होती है, 8-10 किलो वजन होता है, 5 फीट की लंबाई होती है, उसको आप हमेशा कैरी करके नहीं चल सकते। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, जो धारा 3 वाले को छोड़ दो, उसके सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी समय 2 से ज्यादा फायर आर्म्स न तो अर्जित करेगा, न कब्जे में रखेगा, न ही लेकर चलेगा। तो एक लाइसेंस पर 2 से ज्यादा गन आप नहीं रख सकते, इसको सब क्लोज 2 बैन करके चलता है। परंतु कोई व्यक्ति है जिसके कब्जे में क्या है, आयुध है, आर्म्स है, कोई हथियार है उसके कब्जे में, वो संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर 2 या उससे अधिक है। क्योंकि मैंने आपको बताया 2019 से पहले 3 गन रखने का अधिकार होता था। 2019 जैसे ही लागू हुआ और आपके पास 3 हथियार थे,
तो आपको 2 हथियार उनमें से पसंद के रख लो और एक हथियार को सरेंडर करना पड़ेगा। वो सरेंडर कहां पर करना पड़ेगा ये इस सब क्लोज में परंतुक में बताता है। तो कोई व्यक्ति है जिसके पोजीशन में आयु संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर 2 से अधिक अग्नायुध थे, फायर आर्म्स थे, तो अपने पास ऐसे अग्नायुध में से कोई भी 2 प्रतिधारित कर लेगा कि उसके पास एक लाइसेंस में 2 से ज्यादा गने थी, 3 गन 4 गन जितनी भी थी, तो उसको जैसे ही 2019 का आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हुआ, तब से वो 2 प्रतिधारित करके चलेगा, 2 लाइसेंस वाली गन रख सकता है। शेष जितनी भी 2 से ज्यादा गन उसके पास 2019 से पहले रख रहा था, उनको इस 2019 का अधिनियम प्रारंभ होने से 1 साल के भीतर, अधिनियम जैसे ही प्रारंभ हुआ, जिस तारीख को ये इन्फोर्स डेट आई, उस डेट से 1 साल के अंदर आपको वो एक्स्ट्रा गन है जो 2 से ज्यादा 3 रखते थे, 4 रखते थे, वो गन क्या करनी पड़ेगी, निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी के पास, पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी होता है, थानेदार होता है, तो उस थाने में जाकर आपको जमा करवानी पड़ सकती है। या आप धारा 21 के प्रयोजन के लिए पढ़ोगे कि वहां एक अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंसधारी व्यापारी होता है, आर्म्स डीलर होते हैं। हर जिले में आर्म्स डीलर की एक शॉप होती है, शोरूम होता है, वहां जाके आप अपना लाइसेंस, जैसे आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिला मजिस्ट्रेट आपको लाइसेंस की स्वीकृति देता है कि आपको बंदूक का लाइसेंस जारी कर दिया। उस लाइसेंस को लेकर आप आर्म्स डीलर के पास जाते हो, उसको उस वहां पर जिस भी लाइसेंस क्या आपका क्राइटेरिया कि आपके पास 12 बोर है, 22 बोर है, 315 राइफल का जो भी लाइसेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको गने दिखा देता है, ये सारी गने इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग है, एक गन अपनी पसंद करके हम घर ले आते हैं। तो जो आर्म्स डीलर होता है, अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी, उसके लिए शब्द यूज किया है, लाइसेंसधारी डीलर है, उसके पास जाकर आपको जमा कराने का भी अधिकार होता है। जब वहां लाइसेंस बनता है, हमें खरीदने का अधिकार होता है, तो जैसे ही हमारा लाइसेंस रद्द हो जाता है, या हमारे पास एक लाइसेंस पे 3 या 4 गन थी, पर 2019 के संशोधन के बाद हमें 2 गन रखने का ही अधिकार मिला, तो हम तीसरी गन को या तो पुलिस थाने में ले जाकर जमा करा देंगे, पुलिस थाने के बाहर साधिक अधिकारी के पास, या आर्म्स डीलर के पास ले जाकर जमा करा देंगे। और अगर ऐसे हथियार संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य के पास है, कि कोई आर्मी का मैन है, सर्विसमैन है, उसको लाइसेंस शुदा बंदूक दी जाती है, लाइसेंस दिया जाता है, गन दी जाती है। जितने भी आप बैंकों के अंदर देखोगे, सिक्योरिटी के लिए आर्मी मैन को ही रखा जाता है, क्योंकि उनके पास बंदूक होती है और बंदूक चलाने की उनके पास ट्रेनिंग भी होती है। जैसे आप और मैं तो लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस में बंदूक उतार लेते हैं, पर हमें चलाना ठीक से नहीं आता। उनकी निशानेबाजी से लेकर हर प्रकार का कौशल अच्छा होता है। तो जो सशस्त्र बल के सदस्य होते हैं, उनका काम है कि वो जिस शस्त्रागार से उन्हें वो हथियार मिला था, वहां पर ले जाकर वो जमा कर दे, अगर 2 से ज्यादा हथियार उनके पास है। अगर आपने 2019 का अमेंडमेंट एक्ट लागू होने से 1 साल के अंदर जो आपको ये काम करना था कि 2 से ज्यादा हथियार है, तो एक्स्ट्रा हथियारों को जमा करा दो, केवल 2 हथियार अपने चॉइस के अपने पास रख लो। अगर ऐसा नहीं किया, तो वो जैसे ही 1 साल का पीरियड खत्म समाप्त होगा, उस तारीख से 90 दिन के भीतर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दोबारा समझना, टेक्निकल धारा नहीं है, धारा 3 बहुत अच्छी है। हर जो चार्ज बनाओगे धारा 3 से ही बनेगा। जितने भी चार्ज आप आगे जाके चार्ज फ्रेमिंग सीखोगे, चार्ज फ्रेमिंग के अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के, 8-8 नंबर के, 10-10 नंबर के। तो चार्ज फ्रेमिंग ढंग से सीखना मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स रख सकता है, गोला बारूद कब रख सकता है, जब उसके पास लाइसेंस हो। लाइसेंस होगा वही रखेगा, वही कब्जे में रखेगा, वही लेकर चलेगा। पर सब क्लोज 1 का परंतु कहता है कि बिना लाइसेंस वाला व्यक्ति भी रिपेयर के लिए लेके जा सकता है, लाइसेंस के रिन्यू करने के लिए लेके जा सकता है, और अनुज्ञप्तिधारी की प्रेजेंस में या उसके इन रिटर्न में प्राधिकार से उसको लाइसेंसधारी के उपयोग के लिए लेकर चल सकता है, वहन कर सकता है। सब क्लोज 2 कहता है कि धारा 3 में जो बता रखा है उसको छोड़ दो, एक बार उसको साइड करो। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय 2 से ज्यादा फायर आर्म्स न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा, न ही लेके चलेगा। तो एक व्यक्ति को 2 ही फायर आर्म्स की अनुमति मिली हुई है। ये फायर आर्म्स आप चाहो तो एक हथियार पर 2, एक लाइसेंस पे 2 हथियार ले सकते हो, या आप एक ही व्यक्ति अपने नाम से 2 लाइसेंस भी ले सकता है और दोनों पे एक एक हथियार रख सकता है।
समझे बात को, कि एक तो है कि एक लाइसेंस मिला उस पर दो हथियार रखने की अनुमति है, तो आप दो हथियार भी रख सकते हो। या फिर आपने दो अलग अलग लाइसेंस ले लिए, एक तो आपने पिस्टल का लाइसेंस ले लिया, एक आपने राइफल का लाइसेंस ले लिया, पर दोनों लाइसेंस पर एक एक हथियार ही रख सकते हो अगर आपने दो लाइसेंस लिए हैं। तो किसी भी अवस्था में दो से ज्यादा फायर आर्म्स आप नहीं रख सकते। अगर आप 2019 से पहले तीन लाइसेंस तीन हथियारों को रखने की आपके पास परमिशन थी, या तो तीन लाइसेंस पे एक एक हथियार रख लो या एक ही लाइसेंस पे तीन हथियार रख लो। पर 2019 में कह दिया कि दो हथियार आप रख सकते हो। तो 2019 का जैसे ही संशोधन अधिनियम लागू हुआ, उससे एक साल के अंदर आपको जो भी एक्स्ट्रा हथियार है वो या तो पुलिस थाने के बाल साधक अधिकारी के पास जमा कराने, या फिर जो भी लाइसेंसधारी आर्म्स डीलर होता है आपके जिले में, वहां जाकर आपको वो जमा करवा देना है। या फिर आपको, आप अगर आर्म फोर्स के सदस्य हो तो आपको आर्मी का जो भी शस्त्रागार होता है उसमें ले जाकर हथियार रखने का जो भी उनका एंटिलरी एक्सिलरी कुछ उनकी एक यूनिट होती है जो हथियारों को कैरी करती है, तो वहां हथियार वो ले जाकर आपको जमा करा देना। अगर आप संशोधन अधिनियम लागू होने से एक साल के अंदर इस प्रोविजो का कंप्लाइंस नहीं करते, तो जैसे ही ये एक साल समाप्त होगा उससे 90 दिन के भीतर आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, रद्द मान लिया जाएगा। तो जैसे ही संशोधन अधिनियम लागू हुआ, एक साल तक आपका टाइम दिया आपको इस परंतु की कंप्लाइंस करने के लिए, और आपने अगर इसका पालन नहीं किया तो जैसे ही एक साल समाप्त होगा उस तारीख से 90 दिन के भीतर आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं सब दूसरा परंतु बात करता है कि अगर किसी को उत्तराधिकार में, सक्सेशन में या विरासत में क्या मिला है, आर्म्स के लाइसेंस मिला है, तो वहां दो अग्ना युद्ध की सीमा को नहीं बताया जाएगा। कि जैसे आप राजा महाराजा को देखेंगे, राजा महाराजाओं के पास तो पूरा पुराने समय पे हथियारों का जखीरा होता था, 5-5 हजार 10-10 हजार गने रखते थे सेना के लिए। तो किसी को या तो उत्तराधिकार में, सक्सेशन में बहुत सारे हथियार मिले, या उसको विरासत में मिले राजा महाराजाओं से, जैसे अपने संतानों को मिलते हैं, तो उनका आर्म्स लाइसेंस है वो जब हम इशू करेंगे, क्योंकि 1950 में देश आजाद हुआ, उसके बाद ये 1959 में जो आर्म्स एक्ट आया, तो ये जब भी हम लागू करेंगे, उनको लाइसेंस देंगे आर्म्स का, तो दो से ज्यादा लिमिट नहीं बनानी, चाहे उसके पास 100 हथियार हो, 200 हथियार हो, सब राज्य सरकार के पास चले जाएंगे, सॉरी केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। दो ही हथियार रखने की उसको परमिशन होगी। तो जिनको उत्तराधिकार विरासत के आधार पर आर्म लाइसेंस मिला है या आर्म लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं क्योंकि उसके पास हथियार है, और लाइसेंस देना जरूरी है क्योंकि उसके पास विरासत से हथियार मिले हुए, तो उसको दो फायर आर्म्स रखने की लिमिट को यहाँ फिक्स कर दिया, दो से ज्यादा नहीं रखने दी जाएगी। तो सब क्लोज 2 की बात कर रहा है, सब सेक्शन 3 की बात कर रहा था, कहां पर, जब हम सब सेक्शन 2 पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या बात कर रहा है कि दो में अंतर्विष्ट कोई बात, दो में अंतर्विष्ट क्या बात है कि दो फायर आर्म्स रख सकते हो, दो अग्नायुध आप रख सकते हो, ठीक है। तो उस बात को होते हुए भी अग्नायुद्ध का कोई डीलर है या कोई लक्ष्य अभ्यास मतलब टारगेट प्रैक्टिस, जो ये ओलंपिक में जाते हैं या कोई भी जो गन से संबंधित इवेंट में भाग लेता है, उनको टारगेट प्रैक्टिस करनी होती है। तो कोई डीलर है या टारगेट प्रैक्टिस करने वाला कोई पॉइंट है, वो क्या करता है, 22 बोर का राइफल को या एयर राइफल का प्रयोग करता है, तो केंद्र सरकार से अनुज्ञप्ति ले लेगा, या तो केंद्र सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त लाइसेंस डीलर हो सकता है, या फिर मान्यता प्राप्त कोई राइफल क्लब हो सकता है या राइफल एसोसिएशन हो सकती है, उनको ये बात लागू नहीं होगी। सीधा सा बात है कि जो भी आपको या तो कोई ट्रेनिंग देता है हथियार चलाने की, तो ट्रेनिंग के लिए आप 100 लोग जाओगे तो उसको 100 हथियार भी रखने ही पड़ेंगे। तो जो ट्रेनिंग वाला है उसको लाइसेंस लेना पड़ता है कि मैं हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता हूं, तो उसको दो गन रखने वाली बात लागू नहीं होगी, वो कितनी भी गन रख सकता है जितनी ट्रेनिंग के पर्पज से उसको जरूरी है। ये तो बात डीलर पे होती है। और कोई टारगेट प्रैक्टिस का काम कर रहा है, टारगेट प्रैक्टिस वाला काम कर रहा है, तो उस टारगेट प्रैक्टिस वाले काम को जो हथियार चलाने का रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज के 100 200 गोलियां चला के देखते हैं, तो उनके लिए भी यहां पर फिक्स नहीं की है लिमिट कि वो कितनी भी गन कैरी कर सकते हैं। उपधारा 2
सॉरी, धारा 21 की उपधारा 2 से 6, धारा 21 की उपधारा 2 से 6 बताएगा कि जब आपके पास लाइसेंस नहीं हो, अगर आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है, निलंबित हो जाता है, या जैसे मेरे पिताजी के नाम से लाइसेंस है, दादाजी के नाम से, मेरे दादाजी के नाम से लाइसेंस था, दादाजी अब इस दुनिया में अगर आप नहीं रहे तो दादाजी का लाइसेंस वाली गन मुझे जमा करानी पड़ेगी थाने में। ये धारा 21 में बताएंगे कि जब जब आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है, निलंबित हो जाता है, तो आपको गने जमा करानी पड़ती है। थाने के अंदर जमा करा दो, चाहे आर्म्स डीलर को करा दो, या जो भी केंद्रीय फोर्स का सदस्य है तो उसको सेंट्रल शस्त्रागार जो भी होता है वहां जमा करानी होती है। तो यहाँ जो 21 की उपधारा 6 से 2 से 6 तक के जो भी उपबंध होंगे जमा कराने के, वो धारा 2 के परंतु के अधीन जो एक्स्ट्रा हथियार होगा उनके निक्षेप के संबंध में भी वैसे ही लागू होंगे जैसे धारा 21 में बता रखे हैं। तो आपको सब क्लोज 4 पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हो। बस इसमें यही बता रखा है कि जो एक्स्ट्रा हथियार होगा वो जमा कराएंगे तो धारा 21 की कंप्लाइंस करनी है, जैसे धारा 21 में प्रोविजन कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे धारा 21 में आप आयुध और गोला बारूद जमा कराओगे लाइसेंस रद्द होने पर, तो उसके संबंध में जैसे धारा 21 लागू होती है वैसे ही यहाँ पर सब सेक्शन 2 में जो आप एक्स्ट्रा हथियार परंतु के अंदर जमा करा रहे थे उसको धारा 21 के अनुसार फॉलो अप किया जाएगा। लाइसेंस फॉर एक्वाजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो नो पर्सन सेल एक्वायर, कोई भी व्यक्ति ना तो एक्वायर कर सकता है, ना हैव इन हिज पोजेशन, ना पोजेशन में रख सकता है, ना कैरी कर सकता है कोई फायर आर्म्स को या एम्यूनिशन को, अनलेस जब तक कि ही होल्ड इन हिज बिहाफ, वो उसके बिहाफ पर लाइसेंस होल्ड नहीं करता, जब तक कि वो फायर आर्म्स या एम्यूनिशन के बिहाफ पर लाइसेंस होल्ड नहीं करता, जो लाइसेंस इशू हो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के कोई प्रोविजन के अनुसार जब तक उसको लाइसेंस इशू नहीं हुआ हो या कोई रूल के अंदर उसको लाइसेंस इशू नहीं हुआ है तब तक वो ना तो एक्वायर कर सकता, ना पोजीशन में रख सकता, ना कैरी कर सकता है। पर प्रोविजो बात करता है कि एक पर्सन जो बिना होल्डिंग एक लाइसेंस के कैरी एनी फायर एम्यूनिशन इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटर्न अथॉरिटी, या तो उसकी प्रेजेंस में या रिटर्न अथॉरिटी में किसकी, होल्डर ऑफ द लाइसेंस की, फॉर रिपेयर के पर्पज से रख। देखो तीनों ही चीजों में परमिशन चाहिए, रिपेयर कराओ चाहे रिन्यू कराओ चाहे आप उस लाइसेंसदारी के यूज के लिए लेके चल रहे हो, तीनों स्थिति में या तो आप उसकी प्रेजेंस में चलो या उसके रिटर्न में अथॉरिटी प्राप्त हो, तभी तीनों कार्य करने। रिपेयर के लिए जा रहे हो तो भी रिटर्न में अथॉरिटी लेके जाओ उससे कि मैं आपकी गन को रिपेयर करवाने के लिए लेके जा रहा हूं, आप मुझे रिटर्न में दो, तभी आपका गन ले जाना वैलिड है, अन्यथा आपने धारा 3 का उल्लंघन किया है। तो रिपेयर कराने के लिए, रिन्यू कराने के लिए और लाइसेंसदारी के यूज के लिए लेके जा रहे हो तो आपको या तो उसकी प्रेजेंस में करना है ऐसा, या फिर उसकी प्रेजेंस नहीं है तो आपका रिटर्न में आपको अथॉरिटी लेनी है। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, धारा 1 में किसी बात के होते हुए भी नो पर्सन अदर देन ए पर्सन रेफर टू सेक्शन सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में दे रखा है उसको छोड़कर नो पर्सन सेल एक्वायर। ठीक है, तो नो पर्सन के बाद डायरेक्ट यहां से पढ़ो, नो पर्सन सेल एक्वायर हैव इन पोजेशन और कैरी फॉर एनी टाइम मोर देन 3 फायर आर्म्स, 3 से ज्यादा हथियार नहीं रखेंगे, ये अमेंडमेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 फायर आर्म्स रखोगे, ये 2019 का अमेंडमेंट है, 2019 का अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होकर 2 फायर आर्म्स हो गया है। provided that a person who has in possession more firearms than 3, 3 जहाँ आता है वहां 2 कर लेना, तो अगर कोई व्यक्ति पोजेशन में रखता है 2 से ज्यादा मोर फायर आर्म्स देन 2 एट द कमेंसमेंट ऑफ द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1983, 2019 है या अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मे रिटेन विद हिम एनी 3 ऑफ द, 3 की जगह 2 कर लेना भाई, सब जगह जहां जहां आता है, सच फायर आर्म्स एंड सेल डिपोजिट, अगर कोई 2 से ज्यादा फायर आर्म्स रख रहा है तो उसको सेल डिपोजिट विद इन 90 डेज ऑफ सच कमेंसमेंट, 1 ईयर है, इंग्लिश टर्म्स है ना, पुराने वाले बेयर एक्ट की आएगी 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट ऑफ द फायर आर्म्स रिमेनिंग फायर आर्म विद द ऑफिसर ऑफ इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस
स्टेशन कहाँ कहाँ डिपॉजिट करना है, या तो ऑफिसर ऑफ द इंचार्ज नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 21 विद ए लाइसेंस डीलर, लाइसेंस डीलर को डिपॉजिट कर सकते हो, वेयर सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन इन अ यूनिट आर्मरी रेफर्ड इन द डेट सबसेक्शन, जो भी उसकी यूनिट लगती हो जहां से उसे हथियार इशू किया गया था, अगर वो आर्म फोर्स का सदस्य है केंद्र सरकार का, तो वो आर्मरी जो भी उसकी शस्त्रागार है वहां पर वो डिपॉजिट करवा देगा। नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2, धारा 2 में किसी बात के होते हुए भी, जो दो गन रखने की बात कर रहा था उसके होते हुए भी, सेल अप्लाई फॉर एनी डीलर इन फायर आर्म्स टू एंड एनी मेंबर ऑफ द राइफल क्लब, राइफल क्लब को लागू नहीं होगा, राइफल एसोसिएशन को लागू नहीं होगा, लाइसेंस और रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो रिकॉग्नाइज कर रखा है या लाइसेंस दे रखा है, किसके लिए, यूजिंग ए पॉइंट ऑफ 22 बोर, 22 बोर की पिस्टल, वो गन आती है, पिस्टल आती है, दोनों प्रकार की चीज यूज करने के लिए, या एयर राइफल के लिए लाइसेंस दे रखा है कि आप टारगेट प्रैक्टिस के लिए ऐसा करवा सकते हो, चाहे तो आप वहां गन चलाना सीख लो, या फिर आप डेली जो किसी स्पर्धा में भाग लेते हो हथियार से संबंधित कोई भी, तो वहां पर आप सीख सकते हो। तो सबसेक्शन 4 कहता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 to 6 बोथ इंक्लूड, 2 और 6 दोनों को शामिल करते हुए जो आर्टिकल 21 के 2 से 6 तक के प्रोविजन है, वो यहाँ एक्स्ट्रा हथियार के डिपॉजिट को भी लागू होंगे। एनी डिपॉजिट ऑफ फायर अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 में जो डिपॉजिट करने की बात कर रहे हैं उनको भी लागू होंगे सेक्शन 21 के 2 से 6 के प्रोविजन, जैसे वहां 21 के अंदर सब क्लोज 1 में बता रखा है उनको लागू होते हैं, वैसे के वैसे यहाँ सब क्लोज 2 को भी एज इट इज लागू होंगे। धारा 4, सेक्शन 4 बात करता है कि कुछ दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के जो भी आर्म्स है स्पेशल रूप से जो बताए जाएंगे, उन आर्म्स को ना तो अर्जन कर सकते हो ना ही कब्जे में रख सकते हो, उसके लिए लाइसेंस की बात करेगा। तो कई बार किसी देश के किसी हिस्से में परिस्थितियां पॉजिटिव नहीं होती और वहां पर सरकार को लगता है कि लोक हित में कोई विशेष प्रकार के जितने भी हथियार हैं जिनके लिए हम लाइसेंस सामान्य से नहीं करते, जैसे आप राजस्थान में देखो कि आपको तलवार रखने का कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये जो दंताली होती है फसल काटने के लिए, दांतली वगैरह जो भी आप बोलते हो, ऐसे कलर की ऐसी होती है जो फसल काटने में यूज लेते हैं, तो वैसा रखने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पर अगर कहीं किसी जगह पर हिंसा हो रही है, सरकार को लगता है वहां की परिस्थितियां ठीक नहीं है, जैसे मैं बात करता हूं देश का एक हिस्सा है इस वक्त मणिपुर, मणिपुर में 2 समुदाय है, कुकी और मैतेई समुदाय, दोनों समुदाय में आरक्षण को लेकर एक दूसरे से झगड़ा हो गया और एक दूसरे के व्यक्तियों को दिखते ही वो मार रहे हैं, वहां आर्मी के हथियार लूट लिए, पुलिस थाने लूट लिए, सारे हथियार लूट लिए। तो सरकार को ऐसा लगता है कि कोई क्षेत्र में उपद्रव हो रहा है या उस क्षेत्र की विद्यमान परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो वहां पर राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एक हथियारों का वर्ग बता देगा कि वहां पर ये जो हथियारों के लिए सामान्यतः लाइसेंस अनिवार्य होता है, उन हथियारों के अलावा भी कोई हथियारों का वर्ग उस गजट नोटिफिकेशन में बता देगा कि ये हथियार रखने की भी परमिशन नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं लैंग्वेज, फिर समझाता हूं इसको कि सब सेक्शन 4 क्या कहना चाहता है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये राय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ओपिनियन है कि किसी क्षेत्र में कोई भी एरिया है भारत का, उसमें जो विद्यमान प्रेजेंट की जो कंडीशन है, विद्यमान परिस्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में यह करना आवश्यक है कि कोई क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या आवश्यक है कि अग्नायुद्ध जो बता रखे हैं पिस्टल वगैरह, उन अग्नायुद्धों से भिन्न भी कोई किसी प्रकार के आर्म्स है, हथियार है, उनका भी अर्जन करना, कब्जे में रखना और वहन करना विनियमित किया जाना चाहिए। कोई क्षेत्र में कोई हथियार है जो अग्नायुद्ध से भिन्न प्रकार के हथियार है, फायर आर्म्स से अलग हथियार है, उनका भी अर्जन करना, उनको पोजीशन में रखना, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने को कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेशन लाना चाहिए, उनको विनियमित किया जाना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उस क्षेत्र की परिस्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे हथियार अगर लोग खुले में लेके चलेंगे तो वहां हिंसा बढ़ने की संभावना। तो वो क्या करेगा, सरकार साफ किए राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा
निर्देश दे सकेगी कि अधिसूचना में जो क्षेत्र बताया गया है उसको ये धारा 4 लागू होगी। और जैसे ही वो गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं, तदुपरि का मतलब है उसके बाद, जैसे ही गजट नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र का, विनिर्दिष्ट क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति उस वर्ग का, जो भी उस गजट नोटिफिकेशन में बताएंगे कि इस वर्ग के हथियार नहीं रखने, जैसे नुकीले हथियार नहीं रखने, कोई बारूद वाले हथियार नहीं रखने, फटाके वगैरह रखने को भी बैन कर सकते हैं किसी क्षेत्र में, क्योंकि जो बड़े फटाके होते हैं वो फटते हैं तो वो बारूद की तरह, बम की तरह यूज होते हैं। तो अभी हमें फटाके रखना बैन नहीं है, हमारे घर में हम रख सकते हैं, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर लगता है कि इस क्षेत्र में शांति भंग होना है संभव है और ऐसे हथियारों को भी केंद्र सरकार को लगता है कि विनियमन किया जाना चाहिए इनको, तो वो क्या करेगा, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा बता देगा इस क्षेत्र में, जैसे राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स नहीं है, क्या नहीं है, तलवार फायर आर्म्स नहीं आ रही, और तलवार नहीं है, मेरे जो दंताली फसल काटने की होती है वो नहीं है, चाकू नहीं है, पर अगर सरकार को लगता है कि इनको भी किसी क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए तो वो बता देगा कि इस नुकीले वर्ग के हथियार, धारदार वर्ग के हथियार, और उन हथियारों का वर्णन भी कर देगा कि तलवार हो सकता है, दंताली हो सकती है, या कोई भी है कि आयुध, जो भी अधिसूचना में वो लिखेगा कि इस वर्ग के हथियार नहीं रखने, और हथियारों का वर्णन भी कर देगा, नुकीला हथियार, ज्यादा धारदार हथियार, तीक्ष्ण हथियार, ऐसे हथियार जो भी निर्देश किए जाएंगे उस क्षेत्र में, जब ना तो आपको अर्जित करना है जिस क्षेत्र के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इस क्षेत्र में ये हथियार नहीं रखने, तो उस क्षेत्र का व्यक्ति न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा, न ही साथ में लेकर चलेगा, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार। ये अधिनियम है आर्म्स एक्ट 1959, इसके अंदर रूल बने हुए आर्म्स रूल 2016 के। तो एक्ट के या एक्ट के अधीन बनाए गए रूल के अनुसार जब तक आपने उस क्षेत्र में वो हथियार रखने का, जिनको गजट नोटिफिकेशन के द्वारा विनियमित कर दिया, उनके लिए आपने अलग से लाइसेंस नहीं ले लिया हो, तब तक आप उसको धारित नहीं कर सकते। धारित करने का मतलब है रख नहीं सकते, लेकर नहीं जा सकते। तो धारा 4 क्या बताती है कि कुछ दशाओं में विशेष वर्णन के हथियार होंगे, उसको ना तो आपको एक्वायर करना है, ना ही उनको पोजीशन में रखना है। कौन से हथियार हो सकते हैं, तो अग्नि युद्ध से भिन्न हथियार होंगे। उन हथियारों को कौन से हथियार होंगे बताएंगे कि ये वर्ग है हथियारों का, हथियारों का वर्णन करेंगे, और क्षेत्र बताएंगे कि इस क्षेत्र के व्यक्ति ये वर्णन वाले हथियार नहीं लेके चल सकते। तो जैसे हमारे यहाँ खुले में तलवार लेके चलना अलाउ नहीं है ओपन में, पर हम घर में हथियार रखते हैं, ठीक है, माता जी की जब भी पूजा होती है तलवार रखते हैं, शादी ब्याह होती है तो जो भी आपके गणेश जी होते हैं उनकी तरफ 2 तलवार रखते हैं, दूल्हा तलवार लेके चल रहा है, कतार लेके चल रहा है, सारी चीजें अलाउ है, पर खुले में आप हथियार लेकर नहीं चल सकते। तो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा बता देंगे कौन से हथियार बैन कर रहे हैं, कौन से वर्ग की, कौन सी क्लास है हथियारों की जिनको हम बैन कर रहे हैं। जैसे नुकीले हथियार कर दिए तो जितने भी भाले वाले, कीले वीले, जितने भी नुकीले हथियार बनते हो वो सारे बैन हो जाएंगे। धारदार हथियार कर दिए तो ये जो तलवार होती है, दांतली वगैरह जो भी होती है, दंताली वगैरह, वो सारी बैन कर दी जाएंगी। तो अगर वैसे हथियार आप रखना चाहते हो, जैसे आपको लगता है कि आपको तलवार रखनी चाहिए, तो फिर आपको सरकार से उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, या तो इस एक्ट के अधीन या इस एक्ट के किसी रूल के अधीन वो लाइसेंस आपको इशू किया जाएगा। लाइसेंस फॉर एक्विजिशन और पोजीशन ऑफ आर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसकी ओपिनियन है हैविंग रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस प्रिविलेजेज, कि कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें उसको लगता है कि कुछ एरिया के लिए नेसेसरी है एक्सपेंडिएट, क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एक हथियारों का एक्विजिशन है, पोजीशन है या केयरिंग है, वो आर्म्स अदर देन आर्म्स फायर आर्म्स है, कोई ऐसे हथियार है आर्म्स जो अदर देन फायर आर्म्स है, उनको रेगुलेट शुड आल्सो भी रेगुलेटेड किया जाना चाहिए। तो नोटिफिकेशन के द्वारा, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट कर सकती है कि इस सेक्शन के हथियारों को ये लागू होगा, इस एरिया को लागू होगा जो नोटिफिकेशन में बताएंगे। और जैसे ही वो लागू हो जाता है उसके बाद कोई भी पर्सन शेल एक्वायर, नो पर्सन शेल एक्वायर, कोई भी व्यक्ति एक्वायर नहीं करेगा, ना ही पोजीशन में रखेगा, ना कैरी करेगा उस एरिया में उस क्लास के, या जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है आर्म्स का, या आर्म्स की जो क्लास बता रखी है उसको नहीं करेगा, एज में भी स्पेसिफाई इन दैट
notification unless he hold in this behalf a license issue in accordance with the provision of this act and the rule made thereafter। बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि धारा 4 किस बारे में बात कर रही है, कि जो फायर आर्म्स से उनसे भिन्न हथियारों को भी केंद्र सरकार कोई विशेष एरिया जो गजट नोटिफिकेशन में बताएगी और जो हथियारों की क्लास बताएगी उसमें बैन किया जा सकता है। सब सेक्शन 5 की बात करते हैं, सॉरी सेक्शन 5 की बात करते हैं कि कोई फायर आर्म से गोला बारूद है उसका विनिर्माण, मतलब आपको वो बनाना नहीं है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए मना कर रहा है, विनिर्माण के लिए मना कर रहा है, सेल के लिए मना कर रहा है। इसके लिए आपको लाइसेंस है तो ही आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये धारा सीधी सीधी किसको लागू हो रही है, मैन्युफैक्चर सेल्स को लागू हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के फायर आर्म से या कोई वर्ग या वर्णन के कोई भी आयुध, जैसा वर्ग और वर्णन बता रखा है कि सरकार बता देगी, या तो नियमों द्वारा बता देगी या इस एक्ट में ही लास्ट में जाके बता देगी, ये गजट नोटिफिकेशन से बता देगी कि इस वर्ग के और इस वर्णन के हथियार ना तो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो ना विक्रय कर सकते हो। अगर मैन्युफैक्चर और विक्रय करना चाहते हो तो लाइसेंस प्राप्त करो, तो धारा 5 का लाइसेंस उनको मिल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के फायर आर्म्स या ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अन्य आयुध जैसे भी विहित किए जाए, विहित कैसे, जैसे आप परिभाषा में पढ़ते हो कि इस अधिनियम में जो रूल्स बना रखे हैं आर्म्स रूल 2016 के, उनके अनुसार जो प्रेस्क्राइब होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे भी वर्ग या वर्णन के हथियार बता रखे हैं या कोई गोला बारूद बता रखा है, उसका तब तक न तो यूज में लेना है, ना तो क्या करेगा यूज में लेगा, ना मैन्युफैक्चर करेगा, ना उनको कहीं से अभिप्राप्त करेगा, न ही उसको उपाप्त करेगा, ना उसको विक्रय करेगा, ना उसको ट्रांसफर करेगा, ना एक दूसरे में संपरिवर्तन का मतलब होता है एक चीज को दूसरे में बदल देना। जैसे कोई सोडियम नाइट्रेट है उसके साथ दूसरा केमिकल मिला के मैंने उसको तीसरे में बदल दिया, बारूद एक बारूद जो साधारण बारूद था उसमें कोई दूसरी चीज मिला के उसको भयानक बारूद बना दिया, तो ना तो उसका संपरिवर्तन करेगा, ना उसको रिपेयर करेगा, ना उसका थेफ्ट करेगा, ना परिसिद्धि का मतलब उसको प्रूव करेगा, चेक करेगा कि ये। तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जिसको फायर आर्म्स या कोई रूल्स के द्वारा अधिनियम के द्वारा कोई वर्ग या वर्णन के कोई आर्म्स बता रखे हैं या गोला बारूद बता रखे हैं, ना तो उनको यूज में लाना है, ना उनको मैन्युफैक्चर करना, ना भी प्राप्त करना, ना उपाप्त करना, ना उसको सेल करना, ना ट्रांसफर करना, ना ही संपरिवर्तन मॉडिफिकेशन करना है, ना रिपेयर करना है, ना टेस्ट करना है, ना प्रूफ करना है, न ही विक्रय और अंतरण के लिए अभिदर्शन करने की एक आप प्रदर्शनी लगा के बैठ गए कि उसको सेल करने के लिए ट्रांसफर करने के लिए अभिदर्शन के लिए, या आप प्रस्तावना करते हो कि ये मैं तुम्हें सेल कर दूंगा, ये गोला बारूद है मेरे पास और ये मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। कब नहीं करना, जब तक कि आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता। तो न तो उसको विक्रय के लिए न ट्रांसफर के लिए अभिदर्शन या प्रस्तावना करेगा, न उन्हें सेल करेगा, न ट्रांसफर करेगा, न मॉडिफाई करेगा, न रिपेयर करेगा, न थेफ्ट करेगा, न ही प्रूफ के लिए अपने कब्जे में रखेगा, जब तक कि उसको इस अधिनियम के नियमों के अनुसार लाइसेंस नहीं मिल जाता। तो जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल गया तब तक ना तो आपको यूज करना, मैन्युफैक्चर करना, अभिप्राप्त करना, उपाप्त करना, क और ख वाली दोनों क्रियाएं आपको नहीं करनी जब तक कि आपको ये चीज करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल जाता, लाइसेंस आप धारित नहीं करते हो, तब तक आपको ये नहीं करना। पर उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 क्या बात कर रही है कि उपधारा में 1 में बात कर रखी है बनाने की, रखने की, विक्रय करने की, प्राप्त करने की। इसमें कोई बात के होते भी कोई व्यक्ति है उसको इस निमित्त लाइसेंस मिले बिना ही कोई आयुध या गोला बारूद है जिसको वह अपने स्वयं के प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्ण कब्जा रखता है, कि मेरे पास बिना लाइसेंस के भी कोई आर्म्स है या गोला बारूद है जिनको मैं अपने निजी उपयोग के लिए लीगल रूप से पोजीशन रखता हूं। क्या हो सकता है निजी उपयोग के लिए, कि जैसे मैं कल उदाहरण देके बता रहा था कि हम खेत में जानवरों को भगाने के लिए हवाई फायर में एक वो सल्फर वगैरह होता है, उसमें फास्फोरस मिला के, फास्फोरस सल्फर इनको मिलाकर और भर के किसी नाली के अंदर और उसमें एक माचिस की तीली डाल देते हैं जिससे वो फटता है और आवाज करता है, आवाज से जानवर भाग जाते हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ स्वयं के प्राइवेट के लिए उस पर पोजीशन रख के यूज करता हूँ। तो अगर किसी के पास कोई आर्म्स है या गोला बारूद है
उपधारा एक में तो कह रहा है कि एक उपधारा एक में किसी बात के होते हुए किसी के पास बिना लाइसेंस के भी कोई आर्म्स है, गोला बारूद है, जिसको वो प्राइवेट यूज के लिए उपयोग में लेता है, तो अन्य व्यक्ति को जिसको ऐसे आयुध या गोला बारूद रखने का अधिकार है, कहां मिला अधिकार? इस धारा में 5 में अधिकार मिला, तो इस अधिनियम में या कोई अन्य लो है उसके अधीन आपको ऐसे हथियार या गोला बारूद रखने का आपको हक मिला है, या फिर इस अधिनियम के अधीन या कोई अन्य विधि के अधीन उसको ऐसे गोला बारूद या हथियार रखने से मना नहीं किया गया, तो आपके जो प्राइवेट यूज के लिए आप वो रखते हो गोला बारूद या हथियार, उसको सेल कर सकते हो, विक्रय कर सकते हो। तो कोई व्यक्ति है जिसको बिना लाइसेंस मिले भी वो आर्म्स या गोला बारूद अपने स्वयं के प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्ण कब्जा रखता है, कि अपने पर्सनल यूज के लिए वो उसको यूज करता है, और किसी व्यक्ति को जिसको इस अधिनियम में या अदर लॉ के अधीन गोला बारूद या आयुध रखने का उसको हक मिला है, राइट मिला है, या फिर किसी अधिनियम ने या इस एक्ट ने उसको मना नहीं किया, प्रोहिबिट नहीं किया, प्रतिषिद्ध नहीं किया आयुध या गोला बारूद रखने से, तो आप उसको विक्रय या अंतरण कर सकते हो। परंतु कोई अग्नायुध है या गोला बारूद है जिसके लिए धारा 3 में हमने लाइसेंस की बात की थी, सेक्शन 3 में जिसमें के लिए हमने लाइसेंस की बात की थी, या कोई इस प्रकार का हथियार है जिसको धारा 4 में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफाई करके कहा था कि इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो 3 और 4 में जहां लाइसेंस अपेक्षित था, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय यंत्रित नहीं किए जाएंगे जब तक कि, दोबारा इस चीज को समझना, कि कोई भी फायर आर्म्स है या गोला बारूद है जिसके लिए धारा 3 में लाइसेंस जरूरी था या धारा 4 में लाइसेंस अपेक्षित था, तो कोई व्यक्ति के द्वारा वो विक्रय अंतरित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिसको हम अंतरित कर रहे हैं उसकी जानकारी आपने जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को नहीं दे दी हो। पहले इसको पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूं कि कब तक विक्रय और अंतरित कब तक नहीं करना, जब तक कि आपने अधिकारिता रखने वाला जिला मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी वहां पर ज्यूरिडिक्शन रखता है, या कोई निकटतम थाने का बाहर साधक अधिकारी है, उसको फायर आर्म्स और गोला और बारूद के विक्रय और अंतरित करने का अपना आशय कि मैं इनको बेच रहा हूं या इनको ट्रांसफर कर रहा हूं, और किन को कर रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम जिसको आप बेच रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, उसका पता जिसको आप विक्रय अंतरित करना चाहते हो लिखित में सूचित नहीं कर दिया हो, और ऐसी सूचना के देने के पश्चात 45 दिन से अन्यून अवधि का अवसान नहीं हो गया हो, तब तक आपको वो पोजीशन में नहीं ट्रांसफर करना। जैसे मैं एक चीज की बात करता हूं कि मेरे पास एक गन है, ठीक है, ये एक मेरे पास गन थी, और इस गन को का मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी के पास लाइसेंस हुआ करता था। मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, एक्सपायर होते ही मेरे लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया, रद्द कर दिया जाता है। जैसे मेरा लाइसेंस कैंसिल हुआ, मैंने वो गन पुलिस थाने में जमा करा दी, जमा भी नहीं कराई, फिर भी मैंने क्या किया कि उस गन को मेरे पास प्राइवेट कब्जे उपयोग के लिए कब्जे में रख लिया। अब मैं इस गन को ज्यादा दिन नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे को एक टाइम पीरियड है कि 6 महीने के अंदर मेरे को जमा करानी होगी, चाहे वो फायर आर्म्स हो या फिर किसी भी प्रकार का गोला बारूद हो। तो लाइसेंस कैंसिल होने के बाद एक टाइम पीरियड के अंदर आपको वो चीज जमा करानी पड़ती है। या फिर जैसे एक्स्ट्रा टीआर की बात कर रहे थे हम कि 3 हथियार रख सकते थे 2019 से पहले, 3 हथियार वाले में अगर किसी लाइसेंस पे 2 से ज्यादा हथियार थे, तो आपको तीसरा जब आप प्राइवेट उपयोग के लिए रख रहे थे 1 साल के अंदर जमा कराना था। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा हथियार है, चाहे तो वो लाइसेंस रद्द होने के कारण एक्स्ट्रा हो गया आपके पास, या 2 से ज्यादा होने के कारण एक्स्ट्रा हथियार है, उस हथियार को आप विक्रय और अंतरित कर सकते हो। किसको कर सकते हो? जिसको ऐसे हथियार और गोला बारूद रखने का हकदार हो, या फिर उसको इस अधिनियम में ऐसा हथियार रखने से मना नहीं किया गया है, तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। पर अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो तभी ट्रांसफर कर सकते हो अगर उस हथियार के लिए कह रखा है कि धारा 3 में उस हथियार को रखने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, या धारा 4 में उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, तो आप उसको विक्रय और अंतरित करने से पहले
जैसे मेरे दादाजी का लाइसेंस था, वो रद्द हो गया, मेरे पास वो गन है, मैं चाहता हूं कि पुलिस थाने में जमा नहीं करा के कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास बंदूक का लाइसेंस है और उसने अभी तक नई गन नहीं खरीदी, अभी नया लाइसेंस बनवाया पर गन नहीं ली है किसी आर्म्स डीलर से जाके, उसको मेरी गन बेच दूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं डायरेक्ट उस व्यक्ति को जिसने नया लाइसेंस बनवाया उसको गन बेच सकता हूं, पर मुझे अपने गन को बेचने की या गन को ट्रांसफर करने की जो आशय की सूचना है वो या तो जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। ठीक है, एक बार पेन चेंज करता हूं। ये द्वारा थोड़ी सी समझने की है कि आपको या तो वो गन ट्रांसफर करने की या सेल करने की सूचना या तो आप जिला मजिस्ट्रेट को दो या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को, जो भी आपके पास के पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को की सूचना दो कि या तो मैं इसको सेल करना चाहता हूं किसी लाइसेंसधारी को या इसको ट्रांसफर करना चाहता हूं किसी लाइसेंसधारी को, और जिसको करना चाहता हूं उस व्यक्ति का नाम और पता बताना पड़ेगा जिसको आप अंतरित करना चाहते हो। लिखित में ऐसी सूचना आप पहले जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दो, और ऐसा करने के 45 दिन की अवधि के बाद आप उसको हथियार या जो भी गोला बारूद है वो सौंप सकते हो। दोबारा इस चीज को समझाता हूं आपको, कहीं की बत्ती गुल होगी होगी, दोबारा समझो। सेक्शन 5 क्या कहता है? सब क्लोज 1 बात करता है कि ना तो मैन्युफैक्चर करना है, ना ट्रांसफर करना है, ना सेल करना है, ऐसी कई चीजें धारा 5 में बता रखी है। ये सब चीजें आपको नहीं करनी जब तक कि केंद्र सरकार से आपने लाइसेंस नहीं ले लिया हो। फिर सब क्लोज 2 बात करता है कि अगर आपके पास बिना लाइसेंस के, तो विदाउट लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस आपके पास क्या था? या तो आर्म्स थी या फिर आपके पास गोला बारूद था, जिसको किस यूज में लेते थे आप? प्राइवेट यूज में। आपके प्राइवेट यूज में लेते थे। प्राइवेट यूज का मतलब कि मैंने प्राइवेट उपयोग। तो आप उसको प्राइवेट यूज में लेते थे। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप उसको किसी प्रकार के प्राइवेट यूज में लेते थे। क्यों लेते थे? कि आपके पास या तो वो शुरू से था या आपके पास किसी समय लाइसेंस था, और वो लाइसेंस क्या हो गया? या तो रद्द हो गया। रद्द हो गया तो लाइसेंस तो रद्द हो गया, पर इस लाइसेंस पे जो गन थी या फिर गोला बारूद था वो आपके पास था और आप प्राइवेट उपयोग में ले रहे थे। लाइसेंस रद्द होने के बाद एक टाइम पीरियड में आपको वो चीज या तो पुलिस थाने के बाहर साधक को अधिकारी को जमा करानी है, या आर्म्स डीलर को जमा करानी है, या सशस्त्र बल के अधिकारी है तो उसको वहां जाके जमा करानी है। पर आप चाहते हो कि मैं जमा नहीं कराऊं, और आपके किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने, एक ने लाइसेंस ले लिया बंदूक का, ठीक है, गन का लाइसेंस इशू करवा लिया किसी दोस्त ने, और आप चाहते हो कि आपके पास जो गन है वो इस फ्रेंड को दे दी जाए, उसके लाइसेंस पर ट्रांसफर कर दी जाए, तो आप क्या करोगे? ऐसा ट्रांसफर करने की जो आपका आशय है, ट्रांसफर करने का जो भी आपका इंटेंशन है, उस इंटेंशन की सूचना किसको देनी है? या तो आप डीएम को दे दो या पुलिस अधिक थाने का बार साधिक चार्ज ऑफिसर जो भी बार साधक अधिकारी है उसको सूचना दे दो, और सूचना देने के 45 दिन गुजर जाने के बाद, सूचना देने से 45 दिन गुजर जाने के बाद आप वो गन उसको सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। कौन सी गन? जो रखने का हम निजी यूज कर रहे थे पर हमारे पास उसको रखने का अब अधिकार नहीं बचा है, तो हम उसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच भी सकते हैं और अंतरित भी कर सकते हैं। बेचना मतलब पैसे दे के सेल करना होता है, अंतरित करना मतलब हम अपनी इच्छा से कि हमारे पास अब लाइसेंस नहीं है और ये गन हम पुलिस थाने में जमा कराने या आर्म्स डीलर को देने के जगह हम किसी लाइसेंसधारी को ये गन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 5 कहता है।
इसका इंग्लिश टर्म्स देख लेते हैं, क्लास में लेकर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है स्लाइड को लेके। तो लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर सेल ईटीसी ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो नो पर्सन सेल ना तो यूज कर सकता है, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना कन्वर्ट कर सकता है, संपरिवर्तन, ना रिपेयर, ना टेस्ट, ना प्रूव, ना एक्सपोज करने के लिए रख सकता है, ना ऑफर फॉर सेल कर सकता है, ना तो ऑफर कर सकता है किसी को सेल के लिए, ना ट्रांसफर के लिए ऑफर कर सकता है, ना ही एक्सपोज करने के लिए रख सकता है, और ना ही उसको पोजीशन में रख सकता है सेल करने के लिए, ट्रांसफर के लिए, कन्वर्जन के लिए, रिपेयर के लिए, टेस्ट के लिए, प्रूफ के लिए, जब तक कि उसको फायर आर्म्स और एनी अदर आर्म्स ऑफ सच क्लास डिस्क्रिप्शन में बी प्रेस्क्राइब ऑफ एनी एम्यूनिशन unless he hold in this behalf a license issue in accordance with the provision of this act and the rule made thereafter. Now withstanding anything contained in subsection 1, a person जिसको without holding a license on in behalf sale और transfer any arms, कि अगर कोई व्यक्ति हथियार का लाइसेंस नहीं रखता है पर बिना हथियार के भी उसके पास कोई आर्म्स है या गोला बारूद है, तो उसको सेल और ट्रांसफर कर सकता है। क्यों है उसके पास आर्म्स और गोला बारूद? क्योंकि कोई लाइसेंस होगा, पहले वो रद्द हो चुका है, पर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी अभी उसके पास आर्म्स और गोला बारूद है, तो वो लॉफुली उसको पोजीशन में रखता है प्राइवेट यूज के लिए। तो कोई एनी अदर पर्सन को जो एंटाइटल्ड है उसको इस एक्ट के अधीन उसको रखने के लिए, या अदर एक्ट के अधीन उसको एंटाइटलमेंट मिला हुआ है, या इस एक्ट ने या अदर एक्ट ने उसको प्रोहिबिट नहीं किया है, तो उसको सेल कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है। पर आपको ऐसा सेल provided that no firearms or ammunition in respect of which a license required under section 3 or section no arms in respect of which a license required in under section 3-4, कि 3 और 4 में अगर उस आर्म्स के लिए या उस गोला बारूद के लिए अगर लाइसेंस रिक्वायर है, तो आपको तब तक ट्रांसफर नहीं करना जब तक कि आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी ज्यूरिडिक्शन रखने वाला पुलिस थाना है उसके बाहर साधक अधिकारी को ऐसी सूचना नहीं दे दी हो ट्रांसफर की, कि सेल और ट्रांसफर करने के इंटेंशन की सूचना नहीं दे दी हो, और जब तक और उस व्यक्ति का जिसको ट्रांसफर करना चाहता है उसका नेम और एड्रेस उस पुलिस थाने के या जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को नहीं बता दिया हो, तब तक आप ऐसा ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बताने के बाद भी आपको 45 दिन का टाइम पीरियड एक्सपायर होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको वो गन सेल या क्लोज या तो सेल करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड इन बैलेंस हो गई थी, आपको दिख तो रही है प्रॉपरली, अगर नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट खोल के पढ़ लेना। ठीक है, कल शनिवार और संडे है, अगर मैंने एक दिन बीच में क्लास नहीं भी ली है तो मैं 2 क्लासें अगले 2 दिन के अंदर 3 क्लासें दे दूंगा ताकि आपकी रिकवरी हो जाए। मेरा टारगेट है कि जितने भी नए एक्ट हैं, जैसे हमने पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन एक्ट पढ़ लिया, आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक्साइज एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम FTSC एक्ट पढ़ेंगे। तो जो 4 नए एक्ट जुड़े हैं जिनको आप RJS में डील नहीं करते, उन चारों एक्टों को मार्च के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, और अप्रैल में हम माइनर एक्ट पढ़ेंगे और मई से मेजर एक्ट शुरू कर देंगे जितने भी हैं। क्या नए एक्ट पूछे जाएंगे APO के अंदर, क्या पुराने पूछे जाएंगे, और भी आपके कई प्रकार के क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, मैं आज ही या तो आज या कल में इसका वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और मैं विद प्रूफ बात करूंगा कि क्या होने वाला है। पदों में कटौती क्यों हुई उसको लेके भी बात करूंगा, कि मैंने आपसे 223 पदों की कमिटमेंट करी थी और पद आए हैं 181, क्यों आए हैं इसको लेके भी बात करूंगा। हालांकि मैंने कहा था पहले सप्ताह में आ जाएंगे, पहले सप्ताह के अंदर ही वैकेंसी मार्च में आ गई है, तो सबको लेके विद प्रूफ बात करेंगे। जल्दी इसके लिए एक वीडियो आपके बीच में आ जाएगा और उस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। आपके लिए एग्जाम के लिए प्लानिंग भी लेके आएंगे कि आपको निजी रूप से क्या प्लानिंग पे काम करना है कि आप सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, थोड़ा संयम बना के रखा करो, अगर कोई क्लास एक दिन में एक क्लास नहीं आ पाती तो कोई ना कोई मजबूरियां रहती है, इस कारण नहीं आ पाती। मैं आपके सिलेबस कराने के लिए पूरी तरह से लिमिट हूँ और बाउंड हूँ, भले ही मैंने फीस नहीं लिया पर मैं आपको टाइम बाउंड सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। विश्वास बना के रखो कि पिछड़ने नहीं देंगे, किसी रिकॉग्नाइज कोचिंग से आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, इतना मैं विश्वास रखता हूँ।
कई लोगों की टेस्ट की कॉपियां चेक होके आ चुकी है, बाकी लोगों की भी आज आ जाएगी। सभी की कॉपियां आज चेक होके रात तक घर पे पहुंच जाएगी, आपके मोबाइल में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद डिलीवर लो।